नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नर्सिंग करियर क्लब में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी सब्जेक्ट की यूनिट नंबर फर्स्ट की यूनिट नंबर थर्ड की, जिसका नाम है ब्लड। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो के लिए अपडेट रहें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक ब्लड। तो हम पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट टू ऑल ऑफ द बॉडी एंड इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। जो ब्लड होता है वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी को के पूरे पार्ट्स को कनेक्ट करता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड का। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड में कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ब्लड और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड विथ सेवरल क्रिटिकल फंक्शंस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टिंग, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। ब्लड एक स्पेशल हमारी बॉडी का एक फ्लूइड है जो कई फंक्शन करता है, जैसे ट्रांसपोर्टिंग हो गया, ब्लड बॉडी में ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, हमारी बॉडी में रेगुलेशन का काम करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये इसके मेन स्पेशल फंक्शंस होते हैं ब्लड के। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इट इज कंपोज ऑफ द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट्स, कि ब्लड मुख्यतः कौन कौन से कंपोनेंट से बना हुआ होता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्रोलिफरेशन एंड मेचुरेशन और रिलीज इनटू सर्कुलेशन। इन चार एलिमेंट ये चार स्टेप्स होती है ब्लड कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की। तो हम फर्स्ट बात करेंगे प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है? द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड मेकिंग अप अबाउट 55% ऑफ इट्स वॉल्यूम। प्लाज्मा इज primarily water about 90% and contains dissolved substance such as protein, electrolytes, nutrients, waste products, gases। कि जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा की जो 55% मात्रा 55% ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है और 90% बाकी का वाटर पाया जाता है। ठीक है। और प्लाज्मा में क्या क्या इंक्लूड है? प्रोटीन हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर, गैसेज, ये सब इंक्लूड होते हैं। हम नेक्स्ट बात करेंगे सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की। ब्लड के अंदर जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है। तो आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स, जिसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनको इरिथ्रोसाइट कैसे कहते हैं। दीज सेल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द लंग्स। जो ये आरबीसी होती है ये ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी और टिश्यू तक लेके जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको टिश्यू से वापस लंग्स तक लाती है। ये काम होता है आरबीसी का। दे कंटेन हीमोग्लोबिन एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन दैट बाइंड ऑक्सीजन। जो ब्लड आरबीसी होती है इसमें हीमोग्लोबिन, आयरन, ये सब प्रोटीन, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। These cells are part of the immune system and help the body fight infection and other disease। जो WBC होती है ये एक इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है और ये हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, और जो भी डिजीज वगैरह होती है उनसे प्रिवेंट करने का काम करती है। There are several types of white blood cells including neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils। जो WBC होती है ये उसके टाइप होते हैं। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। दीज स्मॉल सेल फ्रेगमेंट्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प प्रिवेंट ब्लीडिंग। जो प्लेटलेट्स होती है इसका काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है। ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है प्लेटलेट्स, और जो ब्लीडिंग हमारी कहीं बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? प्लेटलेट्स रेस्पॉन्सिबल होती है।
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड सेल्स की। जो ब्लड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो कौन कौन सी होती है? रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, आरबीसी आल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इट इज राउंड टू ओवल इन शेप, यह जो राउंड ओवल शेप में होती है। और जो आरबीसी का डायमीटर होता है वो 7.8 होता है, और इसकी थिकनेस कितनी होती है? 2 माइक्रोमीटर थिकनेस होती है, और 7.8 इसका माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन बोन मेरो बट ब्रेक डाउन इन स्प्लीन। जो आरबीसी होती है वो बनती तो कहाँ है? बोन मेरो में बनती है, और वो ब्रेक डाउन कहाँ होती है? स्प्लीन में जाकर, स्प्लीन में जाकर उसका ब्रेक डाउन होता है। नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी 4.5 to 5.5 मिलियन एंड नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। जो आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू होती है वो 4.5 से 5.5 मिलियन होती है, और एक आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होती है? हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम पार्ट आल्सो कॉल्ड प्रोटोफॉर्फिन। देर आर 4 टाइप ऑफ ग्लोबिन आर प्रेजेंट। जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें 4 प्रकार की ग्लोबिन प्रेजेंट होती है, अल्फा गामा बीटा और डेल्टा। कौन कौन सी? अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, 4 प्रकार की ग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है। 2 अल्फा चेन प्लस 2 गामा चेन मिलकर क्या बनाती है? एचबी फीटल। हीमोग्लोबिन फीटल बनाती है। 2 अल्फा चेन प्लस 2 बीटा चेन मिलकर क्या बनाती है? हीमोग्लोबिन ए। जो 96% व्यक्तियों के पास 96 मान जो ह्यूमन है उसके अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है? एच बी ए, इम्यूनोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ए प्रेजेंट होती है। और 2 अल्फा चेन प्लस 2 डेल्टा चेन मिलकर क्या बनाती है? HbA2। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे WBC की। जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसकी बात करेंगे हम। WBC इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स एंड इट इज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। जो WBC है उसको अपन हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और यह इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। फॉर्मेशन ऑफ WBC इज कॉल्ड एज ल्यूकोपोइसिस। जो WBC का फॉर्मेशन होता है उसको अपन ल्यूकोपोइसिस भी कहते हैं। WBC 2 भागों में डिवाइड होती है, एक होती है ग्रेनुलोसाइट, दूसरी होती है एग्रेनुलोसाइट। अब हम बात करेंगे ग्रेनुलोसाइट्स की। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं? दिस इज आल्सो टाइप ऑफ WBC सेल विच हैज स्मॉल ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, सो इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेनुलोसाइट्स। जो जो सेल होती है, जो साइटोप्लाज्म होता है उस पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। जो साइटोप्लाज्म होती है, जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उस पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स फाइंड इन डिफरेंट शेप, सो इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल। जो ग्रेनुलोसाइट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप में पाई जाती है, अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल भी कहते हैं। अब ग्रेनुलोसाइट्स के एग्जांपल न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सेल, ये एग्जांपल होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के। तो अब अपन बात करेंगे न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल सेल क्या होती है? न्यूट्रोफिल इज मोस्ट अबंडेंट सेल एंड इट इज मोस्ट मोटाइल सेल, सो इट कैन फर्स्ट रीच टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड फाइट अगेंस्ट। जो न्यूट्रोफिल सेल होती है वो एक प्रचुर हमारी बॉडी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और यह बहुत अधिक गतिशील होती है। और यह सबसे पहले यदि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन एंटर होता है तो यही सेल होती है जो सबसे पहले जाकर उस इन्फेक्शन से लड़ती है। न्यूट्रोफिल इज आल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल, इट एज मल्टीलोडेड न्यूक्लियस। जो न्यूट्रोफिल सेल होती है उसको अपन हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीलोडेड एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए हम
इसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके डायमीटर की। एन एवरेज डायमीटर ऑफ न्यूट्रोफिल इज 12 टू 25 माइक्रोमीटर। जो न्यूट्रोफिल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 12 से 25 माइक्रोमीटर होता है। न्यूट्रोफिल सेल आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो इन 14 डेज। जो न्यूट्रोफिल होती है यह 14 दिन में बोन मैरो में बनती है। व्हेन इट कम इन ब्लड सर्कुलेशन इट इज डिस्ट्रॉय विद इन 24 आवर्स। बट लेकिन जब ये ब्लड सर्कुलेशन में आती है तो ये 24 घंटे के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसिनोफिल्स। जो इसिनोफिल सेल होती है वो क्या होती है। इसिनोफिल इज ए बाइलोब्ड सेल एंड बोथ लोब्ड कनेक्टेड विथ ईच अदर। जो इसिनोफिल होती है वो बाइलोब, उसमें दो दो लोब होती है जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है। इट्स नॉर्मल डायमीटर इज 12 टू 12 से 17 माइक्रोमीटर। इट नॉर्मल डायमीटर इज 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है। इट इज डेवलप इन 3 to 4 days आफ्टर द एंटर इन द ब्लड सर्कुलेशन। इट डिस्ट्रॉय इन 8 hours। जो ये इसिनोफिल सेल होती है 3 से 4 दिन के अंदर बनती है और ये ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद में 8 घंटे में ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इन ए पैरासाइटिक इन्फेक्शन इंक्रीज द लेवल ऑफ इसिनोफिल्स। हमारी बॉडी में कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो जो इसिनोफिल्स होती है उसकी संख्या बढ़ जाती है। इंक्रीज द लेवल ऑफ इसिनोफिल्स इन एलर्जी कंडीशन। यदि हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जी कंडीशन होती है तो भी इसकी संख्या मल्टीपल हो जाती है, इसकी संख्या बढ़ जाती है, इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करेंगे बेसोफिल्स की। बेसोफिल हैज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। जो बेसोफिल होता है, जो बेसोफिल सेल है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो किस शेप का होता है, किडनी शेप का होता है। जैसा कि देखो पिक्चर में दिखाया गया है, एक किडनी शेप, जिस प्रकार से किडनी की शेप होती है उस टाइप से इसका न्यूक्लियस है। Basophil develop in bone marrow in 7 days. In when it come in blood circulation, it is destroyed 60 to 70 hours. जो बेसोफिल जो सेल है ये 7 दिन के अंदर बोन मैरो में बनती है, बट जब एक बार ये ब्लड सर्कुलेशन में आती है तो 60 से 70 घंटों के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है। व्हेन इट प्रेजेंट इन टिश्यू देन इट इज कॉल्ड मस्ट सेल। जब जब बेसोफिल सेल किसी टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मस्ट सेल के नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं। इन ए साइटोप्लाज्म ऑफ ग्रेनुलोसाइट डज नॉट हैज एनी ग्रेन्यूल्स सो इट इज कॉल्ड ए ग्रेनुलोसाइट। जो किसी जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, जो सेल का जो साइटोप्लाज्म जो द्रव होता है, उसका जो गाढ़ा गाढ़ा जो द्रव होता है सेल के ऊपर, अगर उसके ऊपर ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स। एग्जाम्पल लिम्फोसाइट्स। अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स की कि लिम्फोसाइट क्या होते हैं। लिम्फोसाइट हैज राउंड होल न्यूक्लियस एंड इट इज डायमीटर इज 12 to 13 माइक्रोमीटर। जो एक लिम्फोसाइट होता है वो एक राउंड ओवल, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड गोल ओवल शेप में होता है और इसका डायमीटर 12 से 13 माइक्रोमीटर होता है। लिम्फोसाइट जो सेल होती है उसको 3 टाइप की सेल्स में डिवाइड किया गया है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर। अब हम बात करेंगे बी लिम्फोसाइट्स की कि बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस डिफरेंट इम्यूनोग्लोबिन विच इज फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीज। जो बी लिम्फोसाइट होती है वो डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है जो किसी भी इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करते हैं और हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। टी लिम्फोसाइट ये भी हमारे को किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। नेचुरल किलर फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ऑर्गन्स, इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द ऑर्गन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन एंड इट आल्सो डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। जो ये नेचुरल किलर सेल होती है ये कहाँ पाई जाती है, अपर सरफेस ऑफ ऑर्गन, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी अपर सरफेस पे ये पाई जाती है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द ऑर्गन, और इसका काम क्या होता है,
कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से बचाने में ये हमारी हेल्प करते हैं। और जो नेचुरल किलर सेल है, ये हमारी जो कैंसर सेल है, कैंसर सेल को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड विच इज डायमीटर इज 2.4 माइक्रोमीटर। जो प्लेटलेट्स होती है ये हमारी ब्लड की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी सेल होती है, और इसका डायमीटर कितना होता है 2.4 माइक्रोमीटर। और इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है 1.5 लाख से 4 लाख, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, ये प्लेटलेट्स का काम होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड कि जो ब्लड होते हैं उसके क्या क्या फंक्शन है। ब्लड इज द एसेंशियल फॉर लाइफ, providing nutrient, oxygen and immune protection while removing waste product and maintaining stable condition for cell and organ to function optimally। जो ब्लड होता है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी एलिमेंट है, और ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन, इम्यूनिटी और ये वेस्ट, जो हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको निकालने में हेल्प करता है, उनको मेंटेन रखने में ब्लड हमारी हेल्प करता है। अब ब्लड के पहला फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस। जो हमारी बॉडी के जो सबस्टांस है उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स वेरियस सबस्टांस थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग, अब किस किस को ये ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू एंड ऑर्गन। जो आरबीसी होती है वो हमारी बॉडी में लंग्स से टिश्यू तक, टिश्यू और ऑर्गन तक क्या करती है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, आरबीसी ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू बैक टू द लंग्स फॉर एक्सेलेशन। ठीक है, जो आरबीसी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको हमारे ऑर्गन और टिश्यू से वापस लंग्स तक लाने का काम करती है। न्यूट्रिएंट्स, ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू सेल फॉर एनर्जी एंड रिपेयर। जो ब्लड होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या कर लेता है, उनको एब्जॉर्ब करता है और हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनी एंड लीवर फॉर एक्सक्रीशन। जो ब्लड होता है वो हमारा जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, जैसे किडनी का, लीवर, जो जहाँ से भी वेस्ट, जो वेस्ट है किडनी का और लीवर का, वहाँ से उसको क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करता है, उसको बाहर निकालता है उस वेस्ट को। नेक्स्ट फंक्शन है ब्लड का, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम करता है ब्लड। ब्लड हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। कैसे, जो हीट होती है हमारी बॉडी में उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ब्लड के थ्रू। हर हमारी बॉडी के प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक ऑर्गन तक, प्रत्येक टिश्यू, प्रत्येक सेल तक उस हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इट कैरी हीट अवे फ्रॉम द कोर टू द स्किन वेयर इट कैन बी रिलीज्ड। और ये है जो हीट होती है उसको हमारी स्किन तक, हमारी स्किन तक लेके जाता है और उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है स्किन के थ्रू, ये हीट बाहर निकलती है हमारी। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ब्लड हेल्प मेंटेन द पीएच बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी बाय कैरिंग बफर दैट कैन एब्जॉर्ब excess acid or base. It also regulates the balance of electrolytes such as sodium, potassium, calcium and chloride ions। जो ब्लड होता है वो हमारी जो नॉर्मल हमारी ब्लड की पीएच कितनी होती है 7.35 टू 7.45 हमारी जो पीएच होती है ब्लड की उसको मेंटेन करता है ब्लड। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनको क्या करता है, मेंटेन करता है, इनको बैलेंस करके रखता है ब्लड। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इम्यून डिफेंस। Blood contains white blood cells and antibodies that defends the body against pathogens such as bacteria, virus, and fungi. That constitutes
द इम्यून रेस्पॉन्स। जो ब्लड होता है उसमें जो WBC होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है हमारी बॉडी में, और किसी भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस कोई भी पैथोजन है उसको उससे लड़ने के लिए उससे लड़ने में हेल्प करता है ब्लड। जो हमारी WBC होती है, जो ल्यूकोसाइट्स होती है, वो हमें इन्फेक्शन से बचाती है। फिर है क्लोटिंग। ब्लड कंटेन प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट्स एंड क्लोटिंग फैक्टर दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट्स। जो जो प्लेटलेट्स होती है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। These process known as hemostasis prevents excessive bleeding when blood vessels are injured। जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस बोलते हैं। और कोई भी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है हमारी, या उसमें कोई इंजरी हो जाती है, तो वहाँ से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, उसको रोकने में ब्लड जो प्लेटलेट्स होती है वो हेल्प करती है, क्लोटिंग फैक्टर हेल्प करते हैं वहाँ पर क्लोटिंग करने के लिए। अब नेक्स्ट है हार्मोन ट्रांसपोर्ट। ब्लड कैरीज हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड टू देयर target organ and tissue where they regulate various physiological process। जो ब्लड होता है वो क्या करता है, जो हॉर्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में उनको मेंटेन करने का काम करती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड से हॉर्मोन्स को लेता है ब्लड, और उसका जो टारगेट ऑर्गन है उस टारगेट ऑर्गन तक उस हॉर्मोन्स को पहुंचाने में ब्लड हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस। ब्लड हेल्प मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर बिटवीन सेल एंड टिश्यू। जो ब्लड होता है, जो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सेल्स में, टिश्यू, हमारे जितने भी ऑर्गन्स वगैरह है वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, और हमारा जो बॉडी का फ्लूइड है उसको बैलेंस करके रखता है ब्लड। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड क्लोटिंग एंड ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, कि ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, और क्रॉस मैचिंग क्या होता है। अब हम पहली बात करेंगे ब्लड क्लोटिंग की। ब्लड क्लोटिंग को हीमोस्टेसिस भी बोलते हैं। प्रोसेस क्या होती है, ब्लड क्लोटिंग और हीमोस्टेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम ए लिक्विड टू जेल फॉर्मेटिंग ए क्लोट। ब्लड क्लोट क्या होता है कि कहीं इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर जो ब्लड जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो एक जेल फॉर्म में हो जाता है, और जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। These prevent excessive bleeding when a blood vessel is injured। और यह कोई भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है या हमारी ब्लड वेसल्स इंजर हो जाती है तो उसको प्रिवेंट करता है। It involves several components including platelets, clotting factor and fibrinogen। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ब्लड क्लोटिंग में कौन कौन मेनली हेल्प करता है, एक तो प्लेटलेट्स, एक क्लोटिंग फैक्टर प्रोटीन इन द ब्लड, और फाइब्रिनोजन, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। अब स्टेप्स, द प्रोसेस इंक्लूड वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन एंड द कोगुलेशन cascade factors leading to fibrin formation। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉपर ब्लड क्लोटिंग इज एसेंशियल फॉर वुंड हीलिंग एंड प्रिवेंटिंग हेमरेज। जो ब्लड क्लोटिंग होती है, प्रॉपर ब्लड क्लोटिंग जरूरी है, कोई भी वुंड वगैरह है उसको हील करने के लिए, और कोई भी हेमरेज हमारी बॉडी में जैसे हेमरेज हो जाता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लड क्लोटिंग बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी हमारी वेसल्स रप्चर हो जाती है तो वहाँ पर ब्लड क्लोटिंग होना ज़रूरी है, अन्यथा वहाँ से ब्लड पूरा हमारी बॉडी का ब्लड बाहर निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग की डेफिनेशन। ब्लड ग्रुपिंग डिटरमाइंस द एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो ब्लड ग्रुपिंग होती है, ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ओ, ये तीन प्रकार के हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। और आरएच क्या होता है, इसमें एंटीजन होता है।
जो एंटीजन होता है वो RH होता है। एबीओ सिस्टम क्या होता है, ब्लड इज कैटेगराइज इनटू 4 मेन ग्रुप्स, ए बी ए बी एंड ओ। एबीओ सिस्टम जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं इनको मेनली 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी। जो हमारी बॉडी में RH एंटीजन होता है उसके बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। अब RH सिस्टम क्या होता है, RH फैक्टर डिटरमाइन वेदर द ब्लड इज RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, कि उसमें जो RH जो एंटीजन है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इस चीज के लिए पता लगाने के लिए RH सिस्टम का उपयोग करते हैं अपन। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, मैचिंग ब्लड ग्रुप बिटवीन डोनर्स एंड रिसिपिएंट्स इज क्रूशियल टू प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। कि जो ब्लड ग्रुप है उसको मैच करना क्यों जरूरी है, क्योंकि डोनर और रिसिपिएंट्स है उन दोनों की जो ब्लड ग्रुप है वो मैच करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी को पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूज के दौरान जो रिएक्शंस होंगे वो ना हो, इसलिए हम ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए रिसिपिएंट विथ ब्लड टाइप ए शुड आइडली रिसीव ब्लड फ्रॉम ए डोनर विथ टाइप ए और ओ इफ RH फैक्टर मैच। यदि कोई पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो ब्लड किससे लेगा, किससे रिसीव करेगा, वो ब्लड जिसका ब्लड ग्रुप उससे मैच करता हो उसी से करेगा, अन्यथा क्या हो जाएगी, रिएक्शंस हो जाएगी ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो RH फैक्टर है वो मैच करना चाहिए, वो दोनों का मैच करना चाहिए। यदि उसका RH नेगेटिव है और हम उसके RH पॉजिटिव चढ़वा उसके ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो रिएक्शंस हो जाएगी उसकी बॉडी में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्रॉस मैचिंग की। क्रॉस मैचिंग इज ए स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म बिफोर ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू एंश्योर कंपेबिलिटी बिटवीन द डोनर्स ब्लड एंड द रिसिपिएंट्स ब्लड। जो ब्लड होता है उसको ट्रांसफ्यूज करने से पहले क्रॉस मैच करना होता है, कि हमने जो जो पेशेंट का जो जिसके ब्लड जो रिसीव करेगा, जिसके हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे उसका ब्लड ग्रुप और जिससे हमारे को ब्लड लिया है हमने उसका ब्लड ग्रुप सेम है क्या, वो चीज़ अपन मैच करेंगे। इट इन्वॉल्व मिक्सिंग ए सैंपल ऑफ द डोनर्स ब्लड विद द सैंपल ऑफ द रिसिपिएंट ब्लड टू चेक द कंपेबिलिटी एंड डिटेक्ट एनी एंटीबॉडी दैट कुड कॉज द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। क्या करेंगे, अपन एक सैंपल लेंगे डोनर का, ठीक है, डोनर का सैंपल लेंगे रिसिपिएंट और उसको लैब में भेजेंगे और उसको टेस्ट के लिए भेजेंगे कि इसकी जो एंटीबॉडी है वो क्या है। उसकी एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस, क्रॉस मैचिंग हेल्प प्रिवेंट एडवर्स रिएक्शन सच एज hemolytic transfusion reaction where the recipient's immune system attack the donor's red blood cells। अपन क्यों क्रॉस मैच करते हैं, कोई भी एडवर्स जो इफेक्ट होते हैं, एडवर्स जो रिएक्शंस होते हैं वो चीज़ नहीं हो, इसके लिए हम क्रॉस मैच करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड प्रोडक्ट्स एंड देयर यूज। जो ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और इनका क्या क्या यूज है। ब्लड प्रोडक्ट रेफर टू द कंपोनेंट डिराइव्ड फ्रॉम डोनेट होल ब्लड और कलेक्ट स्पेशली फॉर देयर थेराप्यूटिक यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स। जो ब्लड के अंदर जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो होल ब्लड में अलग अलग प्लाज्मा हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, ये चीज़ें जो उनको अलग अलग करते हैं हम। दीज प्रोडक्ट आर असेंशियल इन वेरियस क्लिनिकल सेटिंग टू मैनेज कंडीशन रेंजिंग फ्रॉम ट्रोमा और क्रोनिक डिजीज। कि कोई भी क्रोनिक डिजीज हो गई या ट्रोमा हो गया, उन कंडीशंस को उस पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने के लिए अपन ब्लड का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पैक्ड रेड ब्लड सेल्स की। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, कंपोजिशन। PRBC are red blood cells separated from whole blood and suspended in a small amount of saline or adenine sodium। कि जो होल ब्लड में से जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनको उनको अलग करते हैं अपन। और यूजेज क्या क्या होते हैं इसके, PRBC ट्रांसफ्यूज आर गिवन टू इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन पेशेंट विद एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, सर्जरी और मेडिकल कंडीशन सच एज सिकल सेल एनीमिया और ल्यूकेमिया। हम इसका क्यों यूज करते हैं,
कि जो पेशेंट की जो ऑक्सीजन कैरिंग की जो क्षमता है उसको इंक्रीज करने के लिए, और अगर किसी के एनीमिया हो गया है, ब्लड लॉस हो गया है किसी सर्जरी के कारण या कोई मेडिकल कंडीशन के कारण, उस सिकल सेल एनीमिया डिजीज में और कोई ल्यूकीमिया बीमारी है उसके, तो उसमें अपन क्या करते हैं, उसका पीआरबीसी का यूज करते हैं। फिर बात करेंगे हम प्लेटलेट्स की कंपोजिशन। प्लेटलेट्स आर स्मॉल सेल क्रूशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। यूजेज क्या क्या है प्लेटलेट्स के? प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन आर यूज टू प्रिवेंट और स्टॉप ब्लीडिंग इन पेशेंट विद लो प्लेटलेट्स काउंट ड्यू टू कंडीशन लाइक ल्यूकेमिया, कीमोथेरेपी और बोन मैरो डिसऑर्डर। कि हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं? किसी को प्रिवेंट और स्टॉप द ब्लीडिंग, किसी की जो ब्लीडिंग हो रही है यदि किसी के, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए, या वह पेशेंट जिसके अंदर प्लेटलेट्स काउंट कम है, या ल्यूकेमिया, या उसकी कीमोथेरेपी हो रही है, या कोई बोन मैरो डिजीज है उसके, उस कंडीशन में हम उसकी क्या करेंगे, प्लेटलेट्स को ट्रांसफ्यूज करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एफएफपी। एफएफपी इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा सेपरेट फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स एंड फ्रोजन शॉर्टली आफ्टर कलेक्शन। जो एफएफपी होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ब्लड से अपन उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं उसको। यूजेज क्या क्या होते हैं? एफएफपी कंटेन्स क्लोटिंग फैक्टर आर clotting factor and is used to treat bleeding disorder caused by deficiencies in clotting factor or to relieve the effect of anticoagulant medicine। इसका यूज कब करते हैं? कोई भी उसके ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहा हो, या क्लोटिंग फैक्टर की उसके अंदर कमी हो, उसके अंदर डेफिशिएंसी हो, तब हम क्या करते हैं, उसके एफएफपी ट्रांसफ्यूज करते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा उसको अपन चढ़ाते हैं। फिर बात करेंगे अपन एल्ब्यूमिन की। पर्पज एल्ब्यूमिन इज ए प्रोटीन यूज टू एक्सपेंड ब्लड वॉल्यूम इन द पेशेंट विद हाइपोवोलेमिया ड्यू टू कंडीशन लाइक बर्न, शॉक और लिवर डिजीज। किसी पेशेंट के अपन एल्ब्यूमिन क्यों ट्रांसफ्यूज करते हैं? क्योंकि या तो उसके अंदर कोई हाइपर वॉल्यूमिया कंडीशन हो गई हो, उसकी जो ब्लड की वॉल्यूम है वो कम हो गई हो, या फिर कोई बर्न, या कहीं कोई बर्न हो गया हो, या कोई शोक हो गया, या कोई लीवर डिजीज हो गई हो, तब अपन उसके क्या करते हैं, एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इम्यूनोग्लोबिन की। इम्यूनोग्लोबिन आर एंटीबॉडी डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा ऑफ मल्टीपल डोनर्स। दे आर यूज्ड टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम इन पेशेंट विद इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कि किसी पेशेंट के अंदर यदि इम्यूनोग्लोबिन्स की कमी हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम उसको इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड करवाते हैं। उसको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए उसको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड करवाते हैं। फैक्टर 8 और 9 दीज कंसन, जो प्रोटीन फैक्टर होता है 8 और 9, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, टिस्ट मास फैक्टर होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। पर्पज दीज कंसंट्रेट आर यूज टू ट्रीट पेशेंट विद हीमोफीलिया फैक्टर 8 डेफिशिएंसी एंड हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 डेफिशिएंसी टू हेल्प विद ब्लड क्लोटिंग। ये जो दो फैक्टर होते हैं ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, और इन फैक्टर की कमी हो जाने पे ये फैक्टर हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि ब्लड क्लोटिंग अच्छे से हो, उनकी ब्लड क्लोटिंग में उनको कोई भी ब्लीडिंग की कोई डिजीज नहीं हो, उनको कोई उनके एक्सेसिव ब्लीड नहीं हो उनकी बॉडी से। अब क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं? टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। फैक्टर फर्स्ट को क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजन बोलते हैं। फैक्टर सेकंड को प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। फैक्टर थर्ड को टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर बोलते हैं। 4 नंबर को आयोनाइज कैल्शियम बोलते हैं। 5 नंबर को लेवाइल फैक्टर और प्रोस्टेरेलिन बोलते हैं। फैक्टर 6 को अनअसाइंड हो गया। फैक्टर 7 स्टेबल फैक्टर और प्रोकॉन्वर्टिन फैक्टर हो गया। फैक्टर 8 है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फैक्टर 9 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन।
कंपोनेंट किस्ट मास फैक्टर, फैक्टर 10s, सेचुरेट पावर फैक्टर, फैक्टर 11 है प्लाज्मा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटीसीडेंट फैक्टर 12 है हेजमान फैक्टर, और फैक्टर 13 कौन सा है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nursingcareerclub.com पर विजिट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।